नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो हमने अभी तक 3 यूनिट का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज हमारी चौथी यूनिट चलेगी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल। तो देखिए, इसका एक सामान्य परिचय हम पढ़ लेते हैं। काल विभाग, पहले हम पढ़ें काल विभाग। काल विभाग के अंतर्गत जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का साहित्य संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब जो साहित्य होता है वो वहाँ की जितनी भी इतिहास है उसको सब बताने का एक प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि अथवा जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आते हैं, जिस समाज से जनता की सोच बढ़ती है, उसी प्रकार से साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है कि किस तरह से समाज के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है। तो लेखक भी उसी तरह का फिर इतिहास के अंदर उसको बदलते रहते हैं, अर्थात उसको परिवर्तन करते रहते हैं और साहित्य की रचनाएं भी फिर उसी अनुसार होने लगती है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका एक सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? आदि से अंत तक। कहाँ तक? आदि से अंत तक। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। क्या क्या चित्तवृत्तियां हो सकती है? राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, ये चित्तवृत्तियां हो सकती है, तथा धार्मिक, ये चित्तवृत्तियां हो सकती है। इन परिस्थितियों के अनुसार ही होती है। इन परिस्थितियों के अनुसार ही साहित्य को बदला जा सकता है और साहित्य की रचनाएं की जाती है। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, ये चित्तवृत्तियां जनता के अंतर्गत देखी जाती है और उसी के अनुसार आदि से अंत तक का जो उनकी चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखकर जो रचनाएं की जाती है उसको साहित्य का इतिहास कहा जाता है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन के साथ साथ ही आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में ये बात ध्यान में रखनी होती है कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किस प्रकार हो रहा है, अर्थात किस प्रकार से हुआ है। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है वो कितने वर्षों का रहा है? 900 वर्षों का। और इस 900 वर्षों के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। कितने वर्षों का रहा है? 900 वर्षों का। 900 वर्षों का, इसको 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल। आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल। संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल, आदिकाल। मतलब जिसको प्रारंभिक काल कहते हैं, इसको आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्व मध्य काल। इसको भक्ति काल कहा गया है। इसके अंदर जितनी भी रचनाएं साहित्य के अंदर वो भक्ति काल से संबंधित है, इसलिए इसको भक्ति काल भी कहा गया है। इसका संबंध है 1375 से 1700 तक। इसके अंतर्गत जो रचनाएं की गई वो भक्ति काल के ऊपर विशेष विद्वानों ने
जोड़ दिया गया है, इसलिए इसको भक्ति काल भी कहा गया। अगला आता है उत्तर मध्य काल। ये रीति काल के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी लेखक या जितने भी विद्वान हुए उन्होंने रीति की परिपाटी के अनुसार साहित्य की रचनाएं की है, इसलिए इसको रीति काल भी कहते हैं। इसका संबंध है 1700 से 1900 तक। 1700 से 1900 तक। और फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी जो अभी इस समय चल रहा है, आधुनिक काल। ये काल है गद्य काल कहलाता है। इसमें गद्य की काफी साहित्य के अंदर उन्नति हुई है, गद्य काल भी इसको कहते हैं। यह है 1900 से 1984 तक इसका टाइम। तो देखिए, पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। 1050 से 1374 तक इसका समय रहा। उसके बाद आया है पूर्व मध्य काल। ये भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं की गई हैं वो भक्ति से संबंधित, अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, ये दोनों शाखाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। और सगुण और निर्गुण भक्ति धारा भी इसके अंतर्गत आ जाती है। और दूसरा है उत्तर मध्य काल, रीति काल के नाम से इसको जानते हैं। कवियों ने इसमें रीति की परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की रचना की है, इसलिए इसको रीति काल कहा जाता है। और आधुनिक काल गद्य काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गद्य की उत्पत्ति हुई और गद्य में साहित्य को लिखा गया, इसलिए इसको गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। जैसी मतलब परिस्थिति, मतलब जैसी वृत्ति रही है उसी के नाम से इनका नाम जोड़ दिया गया है। यहाँ पे हमें समझना विशेष है कि जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो इनमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की गई है जैसा उनका जिस ढंग से उनकी वीरगाथा काल में हुआ करती थी। कहने का मतलब वीरगाथा काल में क्या, वीरगाथा काल के जितने भी लेखक हुए हैं, जितने भी विद्वान जो कवि हुए हैं, वो सब अपने किसी राजा के आश्रय में रहते थे और उनकी वीरता का ही वो इतिहास के अंदर चित्रण करते थे। इसीलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया, क्योंकि इस समय मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया जाता था और राजा लोग अपने इतिहास को बनाने के लिए उनके पास एक कवि या किसी भी अपने आश्रयदाता के पास वो रहते थे और उन्हीं की वीरता का वो चित्रण करते थे और युद्ध के में उनके साथ जाया करते थे। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे वो कवि चंद्रवरदाई, वो हमेशा उनके साथ युद्ध में भी उनका साथ दिया और वो उनकी रचनाएं किया करते हैं। उनकी वीरता का जिन्होंने चित्रण बहुत बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और इसी प्रकार से कई ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिससे ये पता लगता है कि ये जो आदि काल है इसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्य काल ये भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण और राम भक्ति शाखाएं और सगुण और निर्गुण भक्ति धारा की जो अनेक धाराएं उस समय चल रही थी, तो ये उस काल के नाम से इसी के इसका नाम भक्ति काल रख दिया गया है। उत्तर मध्य काल में रीति की परिपाटी के अनुसार कवियों ने रचनाएं की है, इसलिए इसको रीति काल के नाम से भी जानते हैं। और अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली से किया जाएगा कि पहले तो उस प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उन काल के लक्षण के अंतर्गत होती। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त प्रकार को ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख किया गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल प्रकरण नंबर 1। हाँ, नंबर 1 पे आएगा आदिकाल। आदिकाल का समय तो हमने अभी देख ही लिया। प्रकरण नंबर 1, इसका सामान्य परिचय, आदिकाल का सामान्य परिचय हम करेंगे।
सामान्य परिचय। देखिए प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। गाथा 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 शब्द यहाँ पर आया है, गाथा, दोहा, है ना। गाथा यानी कथाएं, उनकी मतलब उनकी कहानियां, है ना, उसको कहने से बोध होता है। जैसे ही दोहा, दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगाया जाता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग, इसमें दो नाम आए, मुंज और भोज, इनका संवत था 1050 के लगभग मानी गई इनकी रचना है। ऐसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रयोग प्रचलित था, शुद्ध साहित्य या काल रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, 1050 से लेकर के 1375 तक इसको माना गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से 1375 तक इसको माना गया है। और इसके अंतर्गत जनश्रुति के अनुसार इस काल का आरंभ और पीछे ले जाते हैं और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभादत्त पुष्पक नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताते हैं। इसका भी विद्वानों ने कहीं कहीं मतलब इसकी चर्चा की गई है, लेकिन आदिकाल इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। इसके बीच में जो हुआ 770 से और 1050 के बीच में 150 वर्षों के बीच में इसकी जो रचनाएं थी, इसमें कोई विशेष मतलब साहित्य प्राप्त नहीं होता है, प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। मतलब जिस तरह से बंधती हुई कैसे पाते हैं, क्योंकि जो भी मुस्लिम राजा किसी हमारे भारत के जो राजाओं के ऊपर आक्रमण करते थे, तो जो उनके आश्रयदाता कवि होते थे वो उनकी ही वीरता का चित्रण किया करते थे और किसी की वीरता का चित्रण नहीं करते थे। तो इससे हिंदी जो कवियों की जो परिपाटियां थी वो ऐसी लगती है कि जैसे हिंदी साहित्य को बांध दिया गया हो या एक सामान्य जन का कवि उन्होंने चित्रण नहीं किया है। और देखिए राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, वे उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम, चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। राजा लोग अपने मनोरंजन के लिए कवि और चारणों को रखा करते थे, वो उनकी वीर गाथाओं का चित्रण किया करते थे, है ना, और वो उनकी ही मतलब विशेष उन्हीं की वीरता और उनकी सुंदरता और उनके चरित्र का ही बखान करते थे, बाकी और कोई समाज की स्थिति के ऊपर वो कोई फोकस नहीं करते थे। और देखिए यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई गई। ये प्रबंध परंपरा किसके नाम से पाई गई? रासों। इस परंपरा को क्या कहा गया है? रासों कहा गया है। और देखिए और रासों नाम से पाई जाती, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। रासों को लक्ष्य करके ही इसको किस नाम से जाना गया? वीर गाथा काल। वीरतापूर्ण गाथाएं जिस काल में गाई गई हो वो वीर गाथा काल, और आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जितने भी राजा हुए उनके जो आश्रित कवि थे वो उनकी वीरता का ही चित्रण करते थे, उनकी सुंदरता, उनके चरित्र, इसका ही वो बखान किया करते थे, जिसमें कवि और चारण हुआ करते थे। और उससे ही रासों शब्द की उत्पत्ति हुई। रासों से ही रासों के अंदर वीरतापूर्ण साहित्य लिखा गया, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं।
दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्य सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, मतलब कुछ पता नहीं है, और कुछ संदिग्ध है। उसकी भाषा अप्रभंश अर्थात प्राकृत भाषा होती है। अप्रभंश, इसकी जो भाषाएं थी वो कौन सी थी? अप्रभंश, अपभ्रंश भाषा थी, प्राकृत भाषा हुआ करती थी। अप्रभंश और प्राकृत भाषा हुआ करती। इसकी इस काल के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषा में अप्रभंश, अपभ्रंश और ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। और यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई और इसी को हमने वीरगाथा काल के नाम से जाना। उनकी भाषा अप्रभंश अर्थात प्राकृत भाषा का होती थी। इस अप्रभंश या प्राकृत आभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है, मतलब उस समय इस भाषा का प्रयोग लोग नहीं करते थे, बोलचाल की भाषा नहीं थी, सामान्य भाषा इसको नहीं कह सकते थे। जिस समय की इन रचनाएं मिलती हैं यह उस समय की कवियों की भाषा है। कवि अपना साहित्य किस भाषा में लिखते थे? अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में लिखा करते थे, सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं हुआ करती थी। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, बल्कि विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न होकर लेकर कवि चारण अपनी भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे और उससे कई 100 वर्ष पहले कवि परंपरा रखती चली आई थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि कवि जो भी थे वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते थे, बोलचाल की भाषा का अपने साहित्य में कभी प्रयोग नहीं करते थे। अप्रभंश जो कि नमूने हमें पद्य में मिलते हैं, उस काव्य भाषा में जो पुरानेपन के कारण बोलने की कुछ अलग कुछ दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, कुछ पीछे तक, पीढ़ियों तक चली रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः शांगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसे भाषा में कर रहे थे जैसे इसका एक उदाहरण मिलता है, चलिए वीर हमीर पाऊ अर मैणी कपई दिगमण न अंधार धुली धुर अच्छा है। दूसरी ओर खुसरो, मियाँ खुसरो दिल्ली में बैठे ऐसे बोलचाल की भाषा की पहलियां और मुकरियां कर रहे थे। एक नार ते अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। मतलब इसमें किसका भी वर्णन आता है? खुसरो, खुसरो का नाम भी आता है इसमें। खुसरो भी उस समय, खुसरो की मुकरियां, इसमें एक था, एक नर ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो ये इस तरह के उदाहरण उस समय की बोलचाल की भाषा में मिलते हैं साहित्य में। ऐसी बेटे ऐसे बोलचाल की भाषा पहलियां और मुकरियां कर रहे थे। इस प्रकार 14वीं शताब्दी, मतलब 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति। 15वीं शताब्दी में कौन आए? विद्यापति। इस काल के कवियों में खुसरो थे, विद्यापति थे, बोस थे। तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे हैं, जैसे बालचंद बिझावई भाषा दहु नहीं लगाए दुज्जन हासा। और उसी के बाद आता है दूसरी ओर कबीर। दूसरे कवि कौन है? कबीर भी इसी काल के कवि हुए हैं। अपनी अटपटी बानी
लोगों को सुना रहे थे। इसमें है अगिन जो लागी नीर में कंदो जालिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। और सारांश यह है कि अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। इस परंपरा को का जो समय है वो विक्रम संवत की 15वीं शताब्दी के मध्य तक। और एक ही कवि विद्यापति ने इस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। क्या सारांश क्या निकलता है कि इसमें जो एक ही कवि का नाम आता है वो है विद्यापति। उसने ही इस भाषा का प्रयोग यहाँ पर विद्यापति किया। पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का, इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति के रूप में स्पष्ट सूचित किया है। देसिल ब आ सब जन मिटा ते तेसन जम्बुआ अवहटा। अर्थात देशी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो सबको मीठी लगती है, और इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश में भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अतः हम इस अर्थ से इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे, और इस आदिकाल के प्रकरण में पहले अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देश की रचनाओं का वर्णन कर सकेंगे। तो ये तो हुआ अपना आदिकाल का सामान्य परिचय। इसमें कौन कौन कवि आए? कबीर आए हैं, विद्यापति आए हैं, अमीर खुसरो आए हैं और भोज आए हैं। ये इसका पहला भाग था। अब दूसरा भाग इसका प्रकरण नंबर 2। प्रकरण नंबर अपभ्रंश काव्य। इसको अपभ्रंश काव्य। तो देखिए, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा और दुहा कहने से, दोहा और दुहा क्या इसके प्रमाण मिलते हैं? गाथा या गाहा, दोहा या दुहा, इन प्रमाणों के आधार पर हम इसका वो कर सकते हैं। प्राकृत का बोध होता था। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली आ रही थी। इसमें कौन कौन सी थी? इस भाषा के अंतर्गत नीति, श्रृंगार, और वीर रस आदि की कविताएं तो चली आ रही थी। आदि की रचनाएं करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया जाता था उसी के नाम से चला रहा है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा का देश भाषा ही कहलाती थी। मतलब कहने का मतलब ये, जिस भाषा को उस समय बोला जाता था उसको देश भाषा के नाम से जाना जाता था। जब भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तब ये पहले सामान्य बोलचाल की भाषा थी, देश भाषा के नाम से जाना जाता। फिर उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ और फिर इसको अपभ्रंश भाषा के नाम से जाने जाने लगा। भरत मुनि ये विक्रम की 3री सदी में हुए। क्या नाम आता है भरत मुनि का? यहाँ पर भरत मुनि।
अपभ्रंश नाम देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। इन्होंने क्या कहा है? लोक भाषा को देश भाषा कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अपभ्रंश भाषा का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में इसका अपभ्रंश भाषा का प्रमाण मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। जिसमें क्या मिलता है कि उसने उसके पिता को क्या कहा है कि वो एक तो संस्कृत का ज्ञाता था, वो संस्कृत प्राकृत भाषा का ज्ञाता था। भामह विक्रम 7वीं सदी ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इसमें वो एक प्रमाण और मिलता है, बाण के द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया है उसमें भी इसका प्रमाण मिलता है। विक्रम की 7वीं शताब्दी में भी इसका वर्णन मिलता है। उस काल की रचनाओं के नमूने बौद्धों को ब्रजयान की शाखा के सिद्ध कृत्यों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। 990 में जैन ग्रंथकार हुए जिनका नाम था देवसेन। तो देखिए देवसेन जो थे एक जैन ग्रंथकार हुए। इन्होंने भी श्रावकाचार नाम की जो एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुई थी। जो जिन शासन भाइयौ सो मई कहियौ सारू, जो पालियु सही भाऊ सो तरी पावई पारू। इन्हीं देवसेन ने एक दब सहाव प्रयास मतलब द्रव्य स्वभाव और प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसके पीछे माइल धवल ने गाथा साहित्य का प्राकृत रूपांतर किया था। और इसके पीछे जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी जैन कवियों की प्रमुख रचनाओं में मिलती है। जो इसके अंतर्गत मिलती है वो थी श्रुति पंचमी, कथा योगसार जसहर इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। सबसे मतलब सारांश ये निकलता है कि इन सारे ग्रंथों से ये सारांश मिलता है कि इनसे चौपाई और ग्रंथों की जो रचनाएं की गई है उसका ये सारी चीजें उनसे ही ग्रहण की गई है। पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में उसी काल के आसपास का जसहर चरिव भी चौपाइयों में रचा गया है। पुष्पदंत, इसमें एक प्रमाण और मिलता है। पुष्पदंत का नाम आता है पुष्पदंत का जो समय था वो था संवत 1029 के आदि पुराण
उनके द्वारा लिखा गया आदि पुराण और उत्तर पुराण। और उत्तर पुराण में भी चौपाइयों में है। और उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु यशधर चरित्र की चौपाइयों में रचा गया है। मतलब जिसको जसहर चरित्र माने यशधर चरित्र, यशधर चरित्र, ये भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे विष्णु धवलेण सहयों की हल्लई, बिनु जीवेण देहु की चल्लई, बिनु जीवेण मोख को पावई, तुम्हारी अपई आवई। चौपाई दोहों की परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, किस किस में इसको पाते हैं। चौपाइयों की जो परंपरा चली है इसको हम सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरित्र में, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी हम चौपाइयों और दोहों का प्रयोग देखने को मिलता है। और देखिए, तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास, छत्र प्रकाश ब्रजविलास, सब्बल सिंह, चौहान के महाभारत इत्यादि आख्यान काव्यों में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था और इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। बौद्धों का जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था? बिहार से लेकर आसाम तक फैला हुआ था और सिद्ध कहलाते थे। ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उस समय इनको सिद्ध कहा जाता था और 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए। ये जो 84 सिद्धों का जो वर्णन मिलता है वो इन बौद्धों में से ही हुए, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। मतलब ये तांत्रिक जो लोग थे इनके पास लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो गया था कि ये बहुत अद्भुत शक्तिधारी लोग हैं और मतलब कुछ भी परिवर्तन ये कर सकते हैं, तो इनको अलौकिक शक्ति संपन्न समझते। ये सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये क्या करते थे? सिद्धियां थी इनके पास, कुछ भी मतलब परिवर्तन करने में, कुछ भी लोगों को बनाने में, और सिद्धियां और विभूतियां इनके पास थी। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ये कहां पर अपना अड्डे चलाते थे? कहां पर चलाते थे? नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ये वहीं से अपनी तांत्रिक विद्या का प्रसार करते थे। सिद्ध जो अपनी सिद्धियां हैं लोगों को बताते थे और इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। मतलब जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया तब से ये जो सिद्ध योगी जो लोग थे ये सब अपने अपने पूरे भारत के अंदर फैल गए। तितर बितर वहां से बिखर गया था, तितर बितर हो गए। इन 84 सिद्धों के नाम है लुईप्पा, लीलप्पा, मतलब सभी के पीछे पा जुड़ा हुआ है ना। ऐसे कई नाम है, विरूपा, डांबीपा, सविप्पा, सरहप्पा आदि। पा आदरार्थक पाद होता था। ये पा शब्द क्यों लगाते थे? ये इनका सम्मान सूचक शब्द होता था। पा, ये पा शब्द जो लगाते थे ये इनके सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे सरहप्पा, ऐसे शब्दों का ये पा जो शब्द था, पा, ये आदरार्थक शब्द था, आदर सूचक शब्द इसको कह सकते हैं हम।
इस सूची के नाम पूर्वांतर कालक्रम से नहीं, इनमें कई समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध, इसकी जो शाखाएं थी वज्रयान, एक वज्रयान शाखा का भी यहाँ पर जिक्र होता है, वज्रयान शाखा। जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देवभाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहते थे। मतलब संस्कृत भाषा में सुनाते थे और अपनी बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग वो करते थे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले म हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा, इसका जो मिलता है वो कौन सा है, बौद्ध गान तथा दोहा के नाम से निकालकर पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्य जी ने बौद्ध देश में जाकर सिद्धों की जो बहुत सी रचनाएं लेकर आए हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरह हैं जिनका काल डॉक्टर विनय घोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 से निश्चित किया है। कब माना गया है? सिद्धों का जो काल था वो 690 के लगभग माना है। उनकी रचना कुछ नमूने यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये तो हुई बात। उसके बाद देखिए, वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रच की आदि का अबाध सेवन एवं आवश्यक अंग था। इनका जो था वो इनको आवश्यक अंग मानते थे। इसमें था योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रच की आदि अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध गणपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार करते थे। और कापालिक योगियों में बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती रहती थी। जैसे कृष्ण की ओर गोपियां आकर्षित होती थी, उसी प्रकार से वो भी उनको आकर्षित करती रहती थी। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए, इसी ढंग का कुकरिया 900 के आसपास ये गीत भी इसी रचनाओं के अंतर्गत मिलते हैं। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई विरला ही सुझा सकता था। मतलब जो अपनी भाषा थी उसको पहली पूर्ण भाषा में वो कहते थे। मतलब डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट में उस बात को करते थे। पहलियां बुझाना, इस तरह की रचनाएं वो किया करते थे। बौद्ध धर्म के जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उनमें 5 ध्यानों में बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना गई जो सृष्टि का परिपालन करती है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ब्रजयान में आकर महासुखवाद, वज्रयान जो शाखा थी इसमें महासुखवाद का प्रवर्जन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति हुई और इसे आनंद स्वरूप ईश्वर ही समझने लगा। मतलब इनका जो उद्देश्य था कि इसको आप महासुखवाद को ईश्वर की आनंदी की प्राप्ति ही समझ लें। और निर्वाण के अवयव, मतलब निर्वाण यानी मोक्ष के तरीके इसमें बताए गए हैं। अवयव ठहराए गए शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख से प्रमाण का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति सहवास सुख से 100 गुना कहा गया है। ब्रजयान निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास है। युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मूर्तियों में बनने लगी। इस समय की जो मूर्तियां बनाई गई थी बौद्ध की, वो कैसी बनाई गई थी? अश्लील और नग्न मूर्तियों का प्रचलन चला। मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। अभी भी हम कहीं कहीं इतिहास में देखते हैं
और कहीं भी हम घूमने अगर जाते हैं कहीं तो बहुत सारे ऐतिहासिक पर्यटकों के स्थल के अंदर बौद्ध की गुफाओं के अंदर इस तरह की मूर्तियां देखने को हमें मिल जाती है। और रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति और गुहा समाज, श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्षों तक की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विवश विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। ये क्या इनके प्रधान अंग कौन कौन से थे? स्त्रियां, मद्यपान आदि, ये इनकी साधना के प्रमुख अंग थे। मद्य, ये लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महासमुद्र करते थे, योग का सेवन आवश्यक था। उसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत बुरा दुराचार फैला हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये कि कुल मिला करके इस समय में धर्म के नाम पर लोग गलत काम करते थे और मद्यपान करना, स्त्रियों का सेवन करना और इस तरह की परंपराएं उस समय चल रही थी। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का, तरवर, पंच बिडाल बौद्ध शास्त्रों के में निरूपित पंच प्रतिबिंब, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की ये 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और सूफी कवियों ने ली है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंदी हुई 6 हैं: गंगा, जमुना, माजे, बाइरे, नाई। तो देखिए इस प्रकार से आदिकाल के अंदर बहुत सारे कवि हुए और उन्होंने ये जो परंपराएं इतिहास की अगर देखने को हमें मिली कि जिसके अंदर बहुत सारे संत ऐसे हुए जो मतलब धर्म के नाम पर उस समय धार्मिक आडंबर देखने को मिला और मुसलमानों के आने से पहले लोग सिद्ध और तांत्रिक का प्रयोग करते थे। चलिए भाई, बाकी बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने 2 प्रकरण तक का अध्ययन किया है, उसके बाद अगला जो होगा